हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आवृत्ति गुण, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम परमाणु त्रिज्याओं का ही आवर्त सारणी में क्या नेचर होता है, क्या ट्रेंड होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलो इसे देखते हैं और शुरू करते हैं। देखो, जब हम संयोजक त्रिज्याओं की या परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो इनमें एक सीक्वेंस होता है, लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे जाने पर। उसको देखते हैं। देखो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, वर्ग में जैसे आउट साइड में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी वर्ग में, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी है, हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक मुख्य कोष बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जब मुख्य कोष बढ़ गया, जैसे जहाँ पे 1s में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, जैसे फर्स्ट ए के लिए बात कर रहे हैं, तो कोष की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वाभाविक ऐसी स्थिति में इसका आकार बढ़ता जाएगा। जब मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ गई है तो उसका आकार तो बढ़ना स्वाभाविक है। उसी के आधार पर तो इसका आकार निर्धारित होता है। मुख्य क्वांटम संख्या का गुण है कि उसकी साइज का निर्धारण करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या के मान घटते जाते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मुख्य कोष का मान बढ़ता है। दूसरा, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता है। क्यों घटता है, हमारे लिए कारण जानना इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता जाता है। इस नाभिक में नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा ना, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन उसी बाह्यतम कोष में बढ़ते जाते हैं। भाई, कोष तो वही रहता है, उसके कक्षक चेंज होते हैं। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब परिधि वही रहेगी और अंदर से आकर्षित करने वाले नाभिक है वो बढ़ते जाएंगे, तो वो अधिक आकर्षण बल से, जैसे मान लो पहले 10 प्रोटॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं, इस परिधि में है। जैसे एक हम यहाँ पे समझते हैं, उदाहरण लेकर, सिंपल उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मान लो 10 प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस परिधि में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब सॉरी, 10 नहीं लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लेते हैं 11 प्रोटॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं, अब से 18 प्रोटॉन है, 18 भी नहीं लेंगे, 17 प्रोटॉन लेते हैं। 17 प्रोटॉन है, परिधि तो यही होनी चाहिए थी क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या तो वही है। ठीक है, लेकिन अभी 17 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे अपनी ओर। यहाँ पे 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं या 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो क्या होगा, देखो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो अधिक आकर्षण बल से खींचेंगे ना, तो ये कहाँ हो जाएगा, फाइनली इसका आकार सिकुड़ जाएगा और हमें ये कहाँ पे मिलेंगे, वास्तविक पोजीशन ये हो जाएगी। तो इसकी तुलना में इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या के मान घटते जाते हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन उसी बाह्यतम कोष में बढ़ते जाते हैं। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अतः स्वाभाविक है कि परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों के परमाणु त्रिज्या के मानों में अधिक अंतर नहीं होता है, वे लगभग समान होते हैं। अब इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि इन तत्वों के जो विन्यासों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ इनमें आने वाले नए इलेक्ट्रॉन भीतर के कोष में बढ़ते हैं, जबकि नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रभाव कार्य करते हैं। कौन कौन से प्रभाव कार्य करते हैं, इनके कारण इनका आकार स्थिर रहता है लगभग। बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण नाभिकीय आकर्षण बल जो इन्हें नाभिक के निकट करता है, देखो दो कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों पर। एक तो जो बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण नाभिकीय आकर्षण बल है जो इन्हें नाभिक के निकट ला रहा है। दूसरा, भीतर के डी अथवा एफ इलेक्ट्रॉन जो कि परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है और नाभिकीय आकर्षण को बीच में ही रोककर बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉनों को शील्ड करता है, परिरक्षित करता है और नाभिक से दूर रखते हैं। तो दो प्रकार के प्रभाव कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो नाभिक का आकर्षण बल और दूसरा है डी अथवा एफ इलेक्ट्रॉन जो अंदर के कक्षकों में भर रहे हैं,
वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से परिरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर जैसे ये नाभिक है, इसमें ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, एक बार इसे समझते हैं। अब ये नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना। वहीं ये जो नाभिक है, ये नाभिक है और ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये भीतर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे N-1 डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षण कर रहे हैं। भीतरी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो रहा है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण हो रहा है, उनको रोका जा रहा है अंदर आने से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, त्रिज्या की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार ये दोनों विपरीत बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। नाभिक का आकर्षण और भीतर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इससे त्रिज्या का मान लगभग स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों में सहसंयोजक त्रिज्या के मान बहुत अधिक हैं। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैसों में सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्यों अधिक है। स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण ये गैसें अक्रिय होती है, तो यौगिक नहीं बनाती है। अतः इनकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान तो ज्ञात करना संभव ही नहीं है। अतः जो इनकी त्रिज्याएं होती है वस्तुतः वो क्या होती है, वांडरवाल त्रिज्याओं के मान होते हैं। वांडरवाल त्रिज्याओं के मान हमने पिछले लेक्चर में जस्ट देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है, वीक इंटरेक्शंस में हमने हाइड्रोजन बंध और वांडरवाल बलों के बारे में समझा है। तो वांडरवाल बलों की त्रिज्याओं के मान होते हैं यहाँ पर। दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए पदार्थ को एक्स किरण विश्लेषण किया जाता है। अतः किसी अणु के सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में उसकी वांडरवाल त्रिज्या का मान सदैव अधिक होता है। ठीक है, अब वांडरवाल त्रिज्या का मान तो क्या होगा, हर अणु के आपस में किसी आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जो बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वो वीक अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, वांडरवाल फोर्स कहलाता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में तो क्या वांडरवाल बल के मान तो वांडरवाल त्रिज्या के मान ज्यादा होंगे, क्योंकि वो तो बहुत दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो इतना एक दूसरे को संगुणित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, एक आयन के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब हम यहाँ पर सारे बल देख लेते हैं। जैसे देखो, ये अणु है, तो इन दोनों अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इनके मध्य की दूरी क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या। वहीं ये दो अणु हैं, ये अलग अलग अणु हैं, आपस में एक दूसरे से संगुणित नहीं है, और इनके मध्य कौन सा बंध है, वांडरवाल बंध है। वांडरवाल त्रिज्या, तो इनके बीच की दूरी क्या आधा क्या कहलाएगा, ये वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो वांडरवाल त्रिज्या का मान क्या होगा, हमेशा ही सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। एक धनायन के बनने में यदि कोई परमाणु, देखो धनायन कब बनेगा, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो उसके पास धनायन बन जाएगा, चूंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है। अतः यदि परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो वही नाभिक अब कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। स्वाभाविक है कि आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारे पास में, जिससे परमाणु संकुचित होकर छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि धनायनों के आकार उनके परमाणु आकारों की तुलना में क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। उदाहरण के लिए सोडियम धनायन का बनना, हम देखते हैं कि सोडियम धनायन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसमें धनायन बनता है सोडियम प्लस, तो 3s1 बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, अब 11 प्रोटोनों को, कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है, 10 इलेक्ट्रॉनों को, तो अपनी ओर खींचते हैं, परमाणु संकुचित हो जाता है, परमाणु आकार सोडियम उदासीन परमाणु की तुलना में सोडियम धनायन का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, परमाणु कोश समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा सोडियम में 3s1, तो 3 कोश समाप्त हो गए, इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। तो जब कोश की काउंटिंग ही कहां से होगी, दूसरे कोश से काउंटिंग होती है, इसके परमाणु के आकार की बात करेंगे तो ठीक है। ठीक है, अब इसके विपरीत एक ऋणायन बनने के लिए क्या करता है, परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अच्छा, अब उसी नाभिक को अधिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब जैसे किसी नाभिक में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब ऋणायन की कंडीशन में उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जैसे क्लोराइड आयन बन गया। तो अब इन 17 प्रोटॉनों को कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है, 18 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है। तो स्वाभाविक है कि आकर्षण बल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अब्र फैलकर आयनिक आकार को बढ़ा देता है। यही कारण है कि जो ऋणायन होते हैं वो उदासीन परमाणु से बड़ा होता है आकार में। जैसे क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमें धनायन बनना और ऋणायन बनना दोनों समझ में आ गए। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोटेशियम आयन, आर्गन और क्लोराइड आयन जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में त्रिज्या का क्रम क्या होगा।
हम देखेंगे कि जो रेनाइन है, जब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन समान है, प्रोटॉनों की संख्या से अंतर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोराइड रेनाइन है, इसका आकार सबसे बड़ा होगा, फिर उदासीन का होगा, फिर सबसे छोटा आकार किसका होगा, धनायन का होगा, पोटेशियम धनायन का होगा। अब आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने की कुछ अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। देखो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, पहले एक बार उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। किसी आयन के नाभिक एवं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। एक आयनिक यौगिक बनने में सबसे पहले विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। ये आयन विपरीत आवेशित होने के कारण एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे धनायन है और ये ऋणायन है। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से विपरीत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित हो जाते हैं और नजदीक आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा समीप आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन बीच में जब पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी पास आ जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास आने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक निश्चित दूरी पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और यही दूरी अंतरायनिक दूरी कहलाती है अथवा आयनिक बंध की दूरी कहलाती है। धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या के योग, देखो अब ये किसके बराबर होती है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है अंतरायनिक बंध दूरी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की धनायन की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की ऋणायन की त्रिज्या है, इनके बराबर होती है ये आयनिक बंध की दूरी डी। दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, धनायन की त्रिज्या की और ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है। इसे एक्सकिरण विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब आयनिक बंध दूरी से, जैसे आयनिक बंध दूरी तो हमें मिल गई, अब उससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या है ना, आयनिक त्रिज्या आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आयन के आकार तो समान नहीं हो सकते। जैसे एक धनायन और एक ऋणायन, इनके आकार तो अलग अलग होते हैं और नहीं इनकी आयनिक बंध की दूरी का आधा आधा करके आयनिक त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी पता नहीं चला सकते हैं कि किस स्थान पर धनायन की सीमा समाप्त हुई और किस स्थान पर ऋणायन की सीमा प्रारंभ हुई, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन अब आपस में मिल जाते हैं। अतः आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग करते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो फर्स्ट विधि क्या है, यहाँ पर इस विधि में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखते हैं लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल है, यहाँ पर आयोडाइड 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 है और उसके बीच में लिथियम फंसा हुआ है। तो इस विधि में हम ऐसे यौगिक का चयन करते हैं जिसका धनायन ऋणायन की तुलना में अत्यंत छोटा हो, जैसे कि यहाँ पे लिथियम आयन है। जैसे लिथियम आयोडाइड में लिथियम आयन आयोडाइड आयन से इतना छोटा है कि अंतरायनिक दूरी वस्तुतः दो आयोडाइडों के मध्य की दूरी होती है। तो इनके बीच की दूरी होती है, कितनी किसकी दूरी होती है, दो आयोडाइडों के बीच की दूरी होती है। इस प्रकार प्राप्त आयोडाइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान यदि पोटेशियम आयोडाइड की आयनिक त्रिज्या में से घटा दे तो पोटेशियम आयन धनायन की आयनिक त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी और इस, ठीक है, पोटेशियम आयन की त्रिज्या प्राप्त होगी और इस त्रिज्या का मान यदि पोटेशियम क्लोराइड की अंतरायनिक दूरी से घटा दे तो क्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए हम आयनिक त्रिज्याओं की गणना करते हैं। दूसरी है पॉलिंग विधि। पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया था और उसने अपने सिद्धांत समझाया। पॉलिंग ने बताया कि एक संयोजी आयनों की त्रिज्या उनके प्रभावी नाभ की आवेश के व्युत्क्रमणपाती होती है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने यहाँ पे एक राउंड कर रखा है, एक संयोजी आयनों की त्रिज्या है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्याएं क्या होती है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, या आर प्लस, या मतलब किसी आयन की त्रिज्या किसके बराबर होती है, सी अपॉन जेड इफेक्टिव की होती है, जहाँ जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभ की आवेश है और सी क्या एक स्थिरांक है जिसका मान बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव को किस तरह से दर्शाया गया है, हमने पिछले जब परमाणु संरचना पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस एस स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है आवरण नियतांक होता है जिसका मान हम ज्ञात करने की विधियां समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोलिंग विधि द्वारा भी हम आयनिक त्रिज्याओं का परिकलन कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम, जैसे सोडियम फ्लोराइड और या पोटेशियम क्लोराइड के लिए सी का मान समान होता है। अब इसकी जब तुलना करें तो आर प्लस अपॉन आर माइनस, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जेड इफेक्टिव ऋणायन अपॉन जेड इफेक्टिव धनायन, यही होगा ना भाई, धनायन का तो ऋणायन में चला जाएगा, ऋणायन का धनायन में चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, तो ये हो गया यहाँ पर धनायन के लिए। अब यहाँ पर 1 अपॉन आर बराबर जेड इफेक्टिव,
यही हो गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये भी, ये नीचे है तो जेड इफेक्टिव की जगह हमने वैल्यू क्या पुट की, जेड माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट अपॉन जेड माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जहां जेड माइनस और जेड प्लस क्या है, क्रमशः ऋणायन के और धनायन की परमाणु संख्याएं हैं, और एस क्या एक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आवरण नियतांक है। और ये किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि हम सोडियम फ्लोराइड का यौगिक लें तो हमें इन दोनों आयनों को नियोन विन्यास, देखो इन दोनों आयनों से क्या होगा, नियोन विन्यास बनेगा, इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, 4.5 होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है फ्लोरीन का, 9 - 4.5 अपॉन 11 - 4.5। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगी, फाइनली 2.31 आ जाती है। तो इस प्रकार हम इन परमाणुओं की आयनिक त्रिज्याओं का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।